A very good afternoon to all my students. So in last videos we talked about what is offense, what is law, what is the difference between civil and criminal law, how intention plays a very crucial role in differentiating civil law from criminal law. So now in this class we'll be moving ahead with a new topic falling under law of torts named as vicarious liability. So this is a new technical term in legal parlance. You can note it down, vicarious liability. So it's a concept, it's an exception to the general rule. तो ये जो वाइकेरियस लाइबिलिटी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये खुद में ही एक एक्सेप्शन की तरह सर्व करता है. कैसे, आइए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ए नाम का व्यक्ति है, अगर वो कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रहा है तो उसके लिए लायबल कौन होगा? ये तो बहुत ही आसान सी बात है कि अगर एक कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य, कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रहा है तो उसके लिए लायबल वही होगा जो कि कर रहा है. दूसरे व्यक्ति को थोड़ी हम पकड़ करके सजा देंगे. लेकिन वाइकेरियस लाइबिलिटी में क्या होता है? सबसे पहली चीज आप ये लिखिए, इट डिटरमाइंस एंड इट गवर्न्स द रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट. सबसे पहले कि वाइकेरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट कहां लगेगा? मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप के बीच में लगेगा, सबसे पहली चीज. दूसरी चीज कि ये एक्सेप्शन कैसे है? ये एक्सेप्शन इसीलिए है क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा? इफ अ पर्सन इज डूइंग एनी रॉन्गफुल एक्ट ही विल बी लायबल फॉर द सेम एक्ट. इस वाले वाइकेरियस लाइबिलिटी में हमको ये जानना है कि अगर सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, ऑथोराइज्ड एक्ट, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रह करके अगर वो उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, देन मास्टर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय द सर्वेंट. ये कहता है वाइकेरियस लाइबिलिटी. नाउ द होल कंसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी इज स्टैंडिंग ऑन अ लीगल मैक्सिम, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से. यू कैन राइट फ्रॉम द स्क्रीन, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, जिसका मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपना कार्य, अपना काम करवा रहा है तो लॉ ये मानेगा, लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि वही व्यक्ति ओरिजिनली जो ऑर्डर दे रहा है वही व्यक्ति काम कर रहा है, ना कि दूसरा जिसके द्वारा वो करवा रहा है. तो यही है वाइकेरियस लाइबिलिटी. अब इसमें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? व्हाट इज द टेस्ट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट, whether it is falling under the purview of vicarious liability or not. So first one is hire and fire test. A person who is having authority to hire, to recruit the person, and who is having the authority to fire, to terminate the person, that person will be called as master. जिसके पास आपको हायर करने का और फायर करने का अधिकार है वो आपका मास्टर होगा. दूसरा टेस्ट, डायरेक्शन एंड कंट्रोल टेस्ट. अगर कोई व्यक्ति आपको डायरेक्ट कर रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है, काम कैसे करना है, काम क्या करना है, काम कब तक करना है, और कंट्रोल में भी आपको वो रख रहा है, दैट मीन्स अगेन यू हैव क्वालिफाइड द सेकंड टेस्ट विच इज डायरेक्शन एंड कंट्रोल टेस्ट. अब ये दोनों टेस्ट अगर फुलफिल हो जाते हैं तो हमको ये समझ लेना चाहिए द रिलेशनशिप इज ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट. अब यहां पे अगर सर्वेंट कोई काम कर रहा है, अब ये टेस्ट तो पास हो गया, ठीक है भैया, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है. अब हाउ टू डिटरमाइन द लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय द सर्वेंट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल्स. लेट्स से ए इज अ मास्टर. ए मास्टर है जो बी को कहता है कि तुम मेरी कार से बच्चे स्कूल में हैं उनको पिक करो और घर पे ड्रॉप कर दो. ये सुन के ड्राइवर है, कार निकालता है मास्टर की, बच्चों को पिक करता है स्कूल से, और जब वो वापस आ रहा होता है ही हिट अ पेडेस्ट्रियन. वो सड़क चलते एक राहगीर को वो हिट कर देता है जिससे उसको काफी इंजरीज हो जाती हैं. अब इस वाले केस में कैन मास्टर बी हेल्ड लायबल? यस, द मास्टर कैन बी हेल्ड लायबल. क्यों? सबसे पहली चीज, ऑथोराइज्ड एक्ट है वो, मास्टर ने कॉल पे बोला है कि बच्चों को स्कूल से पिक करके घर पे छोड़ो, तो मास्टर ने तो डिक्टेट किया ये काम आपको. कैसे करना है? कार से लेके जाना है, वापस से घर पे ड्रॉप करना है. कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फॉल कर रहा है क्योंकि मास्टर ने आपको अथॉरिटी दी है, ये मास्टर का ही आप काम कर रहे हो. तो देखो यहाँ पे टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, हायर फायर का, डायरेक्शन कंट्रोल का. मास्टर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय द सर्वेंट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दीज आर द कीवर्ड्स, नोट इट डाउन. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. सेम सिनेरियो है, मास्टर ने बोला बच्चों को स्कूल से पिक करो, घर पे ड्रॉप कर दो, लेकिन याद रहे गाड़ी धीरे चलाना.
ओके, अब सर्वेंट ने क्या कहा, ओके मास्टर मैं गाड़ी धीरे ही ड्राइव करूंगा। लौटते में वो गाड़ी रैशली और नेग्लिजेंटली ड्राइव करके आता है और एक पेडेस्ट्रियन को हिट कर देता है। अब इस वाले केस में क्या मास्टर लायबल होगा? यस, इस वाले केस में भी मास्टर लायबल होगा। क्यों? क्योंकि वही तो ऑथोराइज्ड एक्ट ही तो वो नेग्लिजेंटली कर रहा है सर्वेंट, और अगर कोई रॉन्ग कमिट करेगा तो उसके लिए मास्टर लायबल होगा। तो दोनों एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ये दोनों एग्जाम्पल में देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस, बट दोनों एग्जाम्पल में मास्टर विल बी हेल्ड लायबल। अब तीसरा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल अपन समझते हैं। अगर ये समझ में आ गया, वी आर डन विद द वाइकेरियस लायबिलिटी। और इसके अलावा कोई डाउट हो वाइकेरियस लायबिलिटी में, सो यू कैन पोस्ट योर डाउट ऑन अ कमेंट सेक्शन। अब लास्ट एग्जाम्पल, सेम सिनेरियो, मास्टर ने कहा कि बच्चों को स्कूल से पिक करो और घर पे ड्रॉप कर दो। मास्टर ने बच्चों को स्कूल से पिक किया, घर पे ड्रॉप किया, उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ डेट पे चला गया कार लेकर के, और रिवर फ्रंट तक वो पहुंचा। वहां जाकर के उसने 2 पेडेस्ट्रियन को हिट कर दिया। नाउ इज मास्टर लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय सर्वेंट? नो। क्यों? क्योंकि आपका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहां खत्म हो गया जब आपने बच्चों को घर पे ड्रॉप किया स्कूल से। ये आपके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है कि आप अपनी फ्रेंड को डेट पे लेकर के जा रहे हैं मास्टर की कार से। पहली चीज, इट इज नॉट फॉलिंग अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरी चीज, इस चीज के लिए आपको मास्टर ने हायर नहीं किया है। तीसरी चीज, दिस वॉज नॉट द ऑथोराइज्ड एक्ट डिक्टेटेड बाय द मास्टर। सो इन दिस केस मास्टर विल नॉट बी हेल्ड लायबल, सर्वेंट विल बी लायबल। तो जितने भी बच्चे हैं अभी जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि सर मास्टर तो मना कर रहा है, मास्टर तो घर पे बैठा है, रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रहा है सर्वेंट, तो मास्टर क्यों लायबल है? देखो बेटा, लॉ में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है, वो कुछ प्रिजम्पशन बना करके बैठता है ऑलरेडी। और ये प्रिजम्पशन कैसे बिल्ड करता है? एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। देयर आर एम्पल नंबर ऑफ केसेस सो फार जो कि अभी रिकॉर्डेड हैं, डॉक्यूमेंटेड हुए हैं, तो उन सब में जो एक सार निकल के आता है उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट प्रिजम्पशन बना करके रखता है। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया होगा इतने सारे केस लॉज में कि भाई मास्टर ही जो है अपनी डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस करके, डोमिनेट करके अपनी जो विम्स एंड फैंसीज है वो सर्वेंट से करवाता है। ये बहुत से केसेस में देखा गया। तो कोर्ट ने प्रिज्यूम करके बैठा है। अब मास्टर को कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूफ करना पड़ेगा कॉन्ट्ररी कि उसका कहां तक पार्टिसिपेशन था, कहां तक नहीं था, ये था या नहीं था। सबसे पहला रीजन, रिस्पोंडेंट सुपीरियर। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉ एक प्रिजम्पशन बना करके बैठा है कि मास्टर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय द सर्वेंट, क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम कर रहा है कि अगर सर्वेंट ने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है तो वो मास्टर ने ही डिक्टेट किया होगा। दूसरा पॉइंट, मास्टर इज एट द बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन सर्वेंट। He is much more capable of paying off the damages as compared to the servant. So the third reason is कि अगर मास्टर एंटाइटल्ड है सारे बेनिफिट्स, सारा इंटरेस्ट, सारा प्रॉफिट सर्वेंट के काम के द्वारा जो बनाया गया है वो मास्टर लेता है सबसे पहले। सेम, तो अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है, कुछ लॉस अराइज होता है, किसी तरह का नुकसान होता है, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या किसी भी तरह की, तो उसके लिए भी फिर मास्टर को लायबल ठहराया जाना चाहिए। सो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज वाइकेरियस लायबिलिटी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट। ओके, सो देन विल proceed further in the next video. Thank you.